Welcome students for our second video lecture of the biology. Yesterday we have discussed about the cell introduction, cell research and the cell theory. Now we are moving to the next topic, overview of cell. अब कल हमने डिस्कस कर लिया कि सेल क्या होता है, सेल के बारे में जो भी डिस्कशन थी, मतलब कि सेल थियरी थी, जो पोस्टुलेशन था कि मैथ्यू स्लेडन ने दिया था, स्वॉन ने दिया था, और उसके बाद फाइनली रुडोल्फ विर्को वाला जो पोस्टुलेशन था, जो इम्प्रूवमेंट के लिए था, वो भी हमने डिस्कशन कल कर लिया था। अब बात करते हैं आगे ओवरव्यू ऑफ सेल। अब जैसे प्रीवियस आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बोले 9, 10 या उससे पहले अगर 6, 7, 8, 9 में जब माइक्रोस्कोप का वर्ड आता है तब हम नॉर्मली सेल की बात करते हैं, और वो जो नॉर्मल अभी तक आपने सेल का स्टडी किया है वो आइदर हो सकता था ऑनियन, या फिर अगर हम ह्यूमन के लिए बात करते थे वो तो है चिक सेल। अगर नॉर्मल ऑनियन की बात करते हैं तो ऑनियन सेल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऑनियन जो होता है उसकी पील ऑफ करेंगे, और उसके बाद उसी पील ऑफ को अगर माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो हमें ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसको हम लोग कल के हिसाब से सेल्यूलाई या फिर हम लोग सेल बोल सकते थे। पर अगर बात करें चिक सेल तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक स्पून होता है या फिर स्पैचुला होता है, तो उसको हम लोग ऐसे माउथ ओपन करके चीक में से निकालेंगे सलाइवा लाइक, तो उसमें आपको चीक के सेल मिल जाएंगे, और उसी सेल का स्ट्रक्चर भी हम लोग स्टडी करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये हो गया हमारे लिए क्या कि नॉर्मली जो हम लोग सेल बोलते हैं, आइदर ऑनियन की बात करते हैं तो वो हमारा कंसिडरेशन होगा फॉर द प्लांट सेल, और द चिक सेल होगा तो वो हमारे लिए हो जाएगा एनिमल सेल का एग्जांपल। चलो दोनों सेल की कंपैरिजन करते हैं तो नॉर्मली सेल स्ट्रक्चर में मिलेगा क्या, तो अगर हम एक स्टैंडर्ड सेल का स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं तो कुछ इस टाइप का सेल का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। बट सबसे आउटर मोस्ट कवर की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसके लिए सेल का बाउंड्री है इसलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन भी यूज कर सकते हैं। प्लाज्मा लेमा भी वर्ड होता है बट डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसके लिए अप्लाई करेंगे, तो वो होगा एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल के लिए। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जिसको हम लोग बोल सकते हैं डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी का ये वर्ड है डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो रहा है कि जितना भी अंदर का मटेरियल है उस मटेरियल को कवर प्रोवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। बट अगर हम प्लांट की डिस्कशन करते हैं तो प्लांट में क्या होता है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है। हम लोग बोल रहे हैं रिजिड स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा टफ होगा, कोट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलेंगे उसको, सेल वॉल। और सेल वॉल जनरली प्लांट का वर्ड आता है तो हमें पता है कि नॉर्मली जो मटेरियल होता है उसका वो होता है सेल्यूलोज मैट्रिक्स या फिर सेल्यूलोज से बना हुआ मटेरियल होता है। चलो ये बात हो गई हमारे बाहर के लिए कि जो प्लाज्मा था और यहाँ पे था सेल वॉल। मतलब प्लांट का पूछे, याद रखना कि प्लांट का पूछे तो सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट अगर एनिमल की बात आती है तो सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा वहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। चलो उसके बाद अंदर की बात करते हैं तो सेंटर में आपको एक डेंस स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में कल भी बोला था कि ब्रेन ऑफ द सेल, जिसको हम लोग बोल सकते थे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियस। चलो सेंटर में है, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, बट इस न्यूक्लियस के हिसाब से हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एक आइदर वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है या फिर वो हो सकता है यूकैरियोटिक। अगर मैं बात करता हूं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को कैसे डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सिंपल करते हैं इसको कि यू डिवाइड करो और कैरियो डिवाइड करो। कैरियो माने क्या होता है कि न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे भी आपको न्यूक्लियस मिल रहा है तो मतलब कि ये भी है, बट यू का मतलब होता है कि ट्रू, मतलब कि रियल में न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं यूकैरियोटिक। बट प्रो मतलब यहां पे क्या लेना है आपको, प्रिमिटिव टाइप का। अब प्रिमिटिव मतलब क्या कि जिसमें अभी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे यूकैरियोटिक। तो वेल डेवलप्ड किसको बोलेंगे कि जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग अगर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रहा है तो वो बन जाता है आपका यूकैरियोटिक सेल। बट अगर वहां पे स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है
तो बन जाता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस में क्या एब्सेंट होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। चलो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ, एब्सेंट। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक अगर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉमनली क्या, तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे यूकैरियोटिक। चलो उसके बाद बात करते हैं, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं नॉर्मली, तो प्रोकैरियोटिक में प्रॉब्लम क्या है कि न्यूक्लियर एनवेलप तो नहीं है। तो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है उस टाइम इस टाइप के न्यूक्लियस के लिए हमारा एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लॉइड। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लॉइड बोलेंगे। बट दूसरी एक चीज और भी याद रखनी है आपको कि प्रोकैरियोटिक में इस न्यूक्लॉइड के अलावा बाहर भी आपको कोई ऑर्गेनल नहीं मिलने वाले। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑर्गेनल क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। चलो बात करते हैं अब यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब हमारा क्लियर है कि वेल डेवलप है। तो वेल डेवलप में क्या होगा कि जैसे हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जाओ तो आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, बट हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी क्लियर कर लेता हूं कि आरईआर और एससीआर। अब आरईआर और एससीआर में क्या डिफरेंस रहेगा, तो जैसे कि उसकी सरफेस पे अगर रिबोसोम्स आपको मिल रहे हैं, तो यानी वो सरफेस बनी रफ, तो रफ के हिसाब से बन जाएगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे इस सरफेस पे कुछ नहीं है, मतलब कि हो गया स्मूथ, तो वो बन जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो दो पार्ट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसे ही ईआर के साथ और भी एक ऑर्गेनल जो अटैचमेंट में हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। वैसे ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम से है, कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी के नाम से अकॉर्डिंग टू इसको नाम बना दिया हमने, क्या, गोल्गी बॉडी। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके सिवा यहाँ पे बात करें तो आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसको अभी हम कंसीडर करते हैं लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम जैसे पुराने सिलेबस की बात करें, मतलब कि आपके प्रीवियस स्टडी के 9 और 10 के हिसाब से, तो वहां पे आपने एक नाम सुना होगा कि लाइसोसोम इज अ सुसाइडल बैग। अब लाइसोसोम यहाँ पे हम भी लिख रहे हैं कि सुसाइडल बैग है। क्यों सुसाइडल बैग है वो आप पता चलेगा क्यों, क्योंकि इसके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। चलो क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात करते तो वो कौन से कंडीशन में वर्क करेंगे, तो वो करेंगे एसिडिक पीएच पे वर्क करेंगे। कौन सी पीएच पे वर्क करेंगे, एसिडिक। इसका मतलब क्या कि बिलो द 7। अब हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कि वाटर की प्रेजेंट में इधर वो कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक करेंगे, लिपिड को भी ब्रेक करेंगे और प्रोटीन को भी ब्रेक करेंगे। तो उन सबको ब्रेक करने की कैपेसिटी उनके पास है, तो हम लोगों ने नाम दे दिया उसका सुसाइडल बैग। अब सुसाइडल बैग में यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन और भी है कि क्या, कि सेल के अंदर जितना भी डेब्रिस होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल, तो उसको भी उसको ईट करने की या फिर एंगल्फ करने का पावर होता है, इसलिए वहां पे नाम हो जाता है सुसाइडल बैग। अब लाइसोसोम के अलावा यहाँ पे और भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर ऐसे आपको मिलेंगे प्लांट में, जैसे लार्ज होता है बट एनिमल सेल में छोटे होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। यहाँ पे हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स माने क्या कि टेम्पररी स्टोरेज। अब टेम्पररी स्टोरेज क्या कि जैसे कि सेल ने अपना फूड प्रोडक्शन कर लिया, फूड बना दिया, उस फूड को स्टोर करना है, तो उसके पास बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, उसको वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर होगा। चलो इसके सिवा आगे हो जाते हैं, तो लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पूरे सेल्स में, और जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं रिबोसोम्स। अगर हम रिबोसोम्स की बात करें तो रिबोसोम्स आपको दोनों सेल, ये एक्सेप्शनल केस मिलेगा आपको कि प्रो और यू, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट मिलता है। कौन, तो रिबोसोम्स। अब रिबोसोम्स का मेन फंक्शन याद रख लो अभी से कि इट विल बी द प्रोटीन फैक्ट्री। जैसे कल के लेक्चर में, मतलब कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि बॉडी में जितनी भी मटेरियल की बात करें, मेटाबॉलिज्म की बात करें, वहां पे हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है या फिर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब बनता है प्रोटीन से। बट वो प्रोटीन कौन प्रोडक्शन करेगा, तो रिबोसोम। अब देखो हमारे सेल, मतलब ह्यूमन की बात करें तो हमारे ह्यूमन के सारे सेल्स कौन से हैं, यूकैरियोटिक। तो वैसे अगर कोई बैक्टीरिया की बात करें या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका सेल होता है मतलब ये प्रोकैरियोटिक।
तो दोनों के सेल में प्रोटीन तो एसेंशियल है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के वहां पे कौन प्रेजेंट होगा, रिबोसोम्स होंगे। चलो ये स्ट्रक्चर हुआ। इसके साथ और स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन प्रेजेंट होगा, तो आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पहले भी देखा होगा, इस टाइप का कुछ, जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे पुराने सिलेबस की बात करें, मतलब कि आपके प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस स्टैंडर्ड्स की, तो वहां पे एक कॉमन वर्ड अभी तक सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस, एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट या इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी भी सेल के लिए जो एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी की बात आती है तो एनर्जी वो फॉर्मेट करेगा किस फॉर्मेट में, तो एटीपी। जैसे हमारे लिए होता है किलो कैलोरी के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का होता है वॉट में, तो वैसे सेल का जो यूनिट है वो प्रोडक्शन किस फॉर्मेट में करेगा, तो एटीपी। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्मेट में प्रोडक्शन करेगा, एटीपी के फॉर्मेट में। और इसके सिवा एक ऑर्गेनेल और डिस्कस करते हैं हम लोग कि कुछ इस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने कॉइन का स्टैक बनाया, इस टाइप का कुछ अगर आपको स्ट्रक्चर मिलता है तो वो हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट। अब नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट में हम लोग जानते हैं क्या, कि फोटोसिंथेसिस, बट याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, तो प्लांट सेल में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। अब थोड़ा एक्सेप्शनल केस की बात करूं तो प्लांट और एनिमल के लिए, चलो अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है, एक तो क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है। तो वैसे ही हम हिंट याद रखेंगे, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है। एनिमल में एक एक्सेप्शनली केस प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। जैसे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या मिल रहा है आपको, तो फोटोसिंथेसिस, तो वैसे सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन। अगर कल का लेक्चर याद करो तो उसमें हमने बोला था कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल, दो में से चार बनता है, तो वो प्रोडक्शन था जिसको हम लोग माइटोसिस या मियोसिस बोलते थे। तो जितनी भी सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस करने की रिस्पांसिबिलिटी एनिमल सेल के पास किसके थ्रू होती है, तो सेंट्रियोल के थ्रू होती है। और अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में देखो हमने क्लोरोप्लास्ट लिखा है, सेंट्रियोल नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रियोल प्लांट में एब्सेंट है। तो अब प्लांट सेल में डिवाइड तो होने वाला है, तो प्लांट सेल में डिवीजन किसके थ्रू होने वाला है, तो प्लांट सेल में डिवीजन करने के लिए उसके ही साइटोप्लाज्म में एक मटेरियल होता है जिसका नाम है फ्रेगमोप्लास्ट, और जो डिवीजन का फंक्शन करने वाला है। अब बात आती है कि चलो इतना अरेंजमेंट तो हो चुका, तो बाकी का जो एरेना मतलब क्या है कि जिसमें ये सब कुछ पड़ा है, या जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जिनको हमने न्यूक्लियस के सिवा सारे एरिया में जो सेटअप किया है, तो ये बाहर का जितना भी है वो हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अगर हम इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसा बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट एरेना फॉर द रिएक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी और द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो वो सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो इतना आइडिया क्लियर है। अब एक रिवीजन फॉर्मेट की बात करते हैं, तो अगर हम पूरे सेल की कवर की बात करें तो मेम्ब्रेन था जिसको हमने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर प्लांट होता तो प्लांट होता तो आपको मिलता था सेल वॉल। अब अंदर की बात की तो जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है ऑलमोस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है। कौन सी? मेम्ब्रेन बाउंड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोटिक में आपको सब कुछ मिल रहा है, इसके साथ मतलब कि न्यूक्लियस के साथ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, बट प्रोकैरियोटिक में हमने बोला कि अगर न्यूक्लियस ही मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास ऑर्गेनल भी नहीं है। बट एक एक्सेप्शनल चीज यहाँ पे आपको मिल रही थी, वो थी रिबोसोम। अगर मैं रिबोसोम की बात करता हूँ तो रिबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, बट रिबोसोम इज आल्सो नॉन मेम्ब्रेनस। रिबोसोम को भी हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेम्ब्रेनस। ये स्पेशली आपको याद रखना है। चलो ये तो बात हो गई एक ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेल को हमने ऊपर से देखा। मतलब क्या कि वो प्लांट के लिए भी देखा, एनिमल के लिए देखा, यूनिसेल्युलर के यूकैरियोटिक के लिए देखा और प्रोकैरियोटिक के लिए भी देखा। अब बात आती है कि सेल में वैरायटी क्या हो सकती है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि साइज के अकॉर्डिंग टू भी क्या वैरायटी हो सकती है। तो उसकी डिस्कशन थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अगर हम पहले डिस्कस करते हैं शेप के अकॉर्डिंग टू, तो आपको सेल में कितने टाइप के शेप की वैरायटी मिल सकती है। तो वो हो सकता है एक तो डिस्क शेप,
कॉल्यूमनर शेप हो सकता है, पॉलीगोनल शेप हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, इवन स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। और अगर कोई शेप आप डिसाइड नहीं कर सकते तो तब आप बोल सकते हैं कि वो इरेगुलर भी हो सकता है। डिस्क लाइक माने क्या, जैसे आपका कप शोषण होता है तो उस टाइप का होता है तो स्ट्रक्चर हम उसको बोलेंगे डिस्क लाइक। अगर आपके सेल इलॉन्गेट हो चुके हैं तो हम वहां पे बोलेंगे कॉल्यूमनर। अगर कोई एंगल या कॉर्नर फिक्स नहीं है, शेप नहीं है, मल्टीपल एंगल बन रहे हैं तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं पॉलीगोनल। अगर आपको एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है जैसे एक ब्रिक्स होता है तो उसके जैसा होता है तो क्यूबॉइडल बोलेंगे। थ्रेड लाइक, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जब भी कोई शेप डिसाइड नहीं होता तब हम उसको बोलेंगे इरेगुलर। वैसे फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ऐसे नहीं कि सिर्फ इतने टाइप के सेल है, मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स है। अगर सेल्स की बात करें तो काउंट की बात करें तो हमारे पास मोर देन अ ट्रिलियन, मतलब कि 10⁻12 से भी ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है। बट टाइप की बात करें तो मोर देन 200 टाइप ऑफ आपको सेल मिल सकते हैं। ये स्पेशली हुआ शेप के बारे में। अब बात करते हैं अगर साइज की, तो साइज में बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है क्या, तो 0.3 माइक्रोमीटर का है माइकोप्लाज्मा। कौन सा सेल प्रेजेंट है, माइकोप्लाज्मा। वो खुद एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बट उसकी खुद की साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करते हैं कॉमनली जो सबसे हम स्मॉलेस्ट कंसीडर कर रहे हैं अभी तक तो बैक्टीरिया, तो उसकी साइज होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर मतलब समझ लो कि 10⁻⁶ में बात चल रही है तो ये बैक्टीरिया कितने 3 to 5 माइक्रोमीटर जितनी साइज में है। अब बात करते हैं अगर हमारे नॉर्मल ब्लड मतलब कि ब्लड सेल आरबीसी की, तो आरबीसी की साइज होती है 7 माइक्रोमीटर, मतलब कि बैक्टीरिया की साइज से भी हमारा सेल थोड़ा बड़ा है। अगर बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल हमारा है न्यूरॉन सेल। जैसे प्रीवियस आपके स्टैंडर्ड्स में आया होगा कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल, जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं लॉन्गेस्ट सेल। बट अगर ऐसा पूछे एमसीक्यू में नीट के लिए कि लार्जेस्ट सेल कौन सा, तो लार्जेस्ट सेल के लिए याद रखना कि वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। नाम सुना होगा ये कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसका एग है इतना बड़ा साइज में हम कंसीडर करते हैं तो वो खुद एक सेल ही है, इसलिए हम वहां पे बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट सेल। तो इस टाइप की उनकी साइज और शेप में वेरिएबिलिटी हो सकती है। बट एक चीज याद रखना बच्चों कि नॉर्मली जितने भी सेल का साइज हम बोल रहे हैं वो डिपेंड करते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग टू, मतलब कि जैसे कि न्यूरॉन्स है तो वो लॉन्गेस्ट भी है क्योंकि उसके डिपेंड अपॉन द स्टिमुलेटरी एक्टिविटी। जैसे उसको मैसेज या स्टिमुलस जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिस्पॉन्स को लेना है और वापस उसको रिप्लाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग टू उसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट सेल। तो मतलब क्या हुआ कि हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन के हिसाब से उसका साइज और शेप में क्या हो सकता है, वेरिएबिलिटी हो सकता है। ओके, तो इतना था आपका क्या ओवरव्यू ऑफ सेल। तो सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे 1 by 1, मतलब कि क्या पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद आएगा यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में हम लोग पूरे यूकैरियोटिक सेल कैसे स्टडी करेंगे, ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल को 1 by 1, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्लोरोप्लास्ट, देन वैक्यूल, देन लाइसोसोम, देन ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडी एटसेट्रा। सो इन द एंड ऑफ दिस chapter we are complete with the all organelles with membrane system. Okay, so thank you, we will meet in next lecture.